माध्यमिक परीक्षा 2023 कक्षा 10 विषय गणित दिनांक 4 अप्रैल 2023 समय 3 घंटा 15 मिनट 80 नंबर का पेपर था। 20 नंबर स्कूल की तरफ से सत्रांक के रूप में भेजे जाते हैं, तो कुल पूर्णांक 100 नंबर का होता है। राजस्थान बोर्ड की इस साल गणित का पेपर 10वीं क्लास का गणित का पेपर 4 अप्रैल 2023 को हुआ था। तो गणित के पेपर को 3 भागों में बांटा गया था, खंड ए, ब और स। तो खंड ए में कुल 30 प्रश्न थे और सभी प्रश्न एक एक नंबर के थे। आज हम इस पेपर को सोल्व करेंगे। देखो, पहला प्रश्न, निम्न वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प चयन कर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। पहले का पहला प्रश्न देखो, 196 के अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योगफल निकालना में। तो इसके लिए पहले 196 के अभाज्य गुणनखंड करने पड़ेंगे। देखो, 196 में 2 का भाग देंगे कितना आएगा? 98। 98 में 2 का भाग देंगे कितना आएगा? 49। 49 में 7 का भाग देंगे कितना आएगा? 7। और 7 में 7 का भाग देंगे कितना आएगा? 1। तो 196 के अभाज्य गुणनखंड क्या हुए? 2 गुणा 2 गुणा 7 गुणा 7। 2 बार गुणा हो रहा है, तो इसको हम क्या लिखेंगे? 2 की घात 2। 7 भी 2 बार गुणा हो रहा है, तो हम इसको क्या लिखेंगे? 7 की घात 2। प्रश्न में हमें क्या पूछा था? अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योगफल। तो अभाज्य गुणनखंड यहाँ पे क्या आ रहा है? 2 और 7। 2 की घात 2 और 7 की घात 2, इनकी घात का योग निकालना है। तो 2 + 2 कितना होता है? 4। तो पहले का जवाब क्या होगा? 4। और 4 कौन से ऑप्शन में आ रहा है? स में। तो पहले का आंसर होगा स। ठीक है। अब देखो दूसरा सवाल, यदि द्विघात समीकरण x² - kx + 4 = 0 के मूल समान हो तो k का मान ज्ञात करना में। ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले देखो, द्विघात समीकरण का नाम आ रहा है, तो तुम्हें इस द्विघात समीकरण का मानक रूप पता होना चाहिए। और वो क्या होता है? ax² + bx + c = 0। ये द्विघात समीकरण का मानक रूप है। ठीक है। अब दूसरी बात, इसमें प्रश्न में क्या दे रखी है कि इसके मूल समान है, तो हमें k का मान निकालना है। यदि द्विघात समीकरण के मूल समान है तो हमें कौन सा सूत्र लगाना है? b² - 4ac = 0, ये सूत्र लगाना है। ठीक है। और इसमें मान रखना है b, a और c का। तो वो मान कहाँ से आएगा? जो प्रश्न में समीकरण दे रखी है x² - kx + 4, इसकी तुलना मानक रूप से करने पर ax² + bx + c = 0, इस मानक रूप से तुलना करनी है। तो तुलना करेंगे तो देखो, यहाँ पे x² के साथ जो भी कोफिशिएंट यानी गुणांक आ रहा है वो क्या होता है? a। ठीक है। तो x² के साथ जो भी गुणांक आ रहा है वो a होता है, x का गुणांक होता है वो b, और लास्ट में जो बच गया वो आता है अचर पद यानी c का मान। तो तुलना करो, x² का गुणांक कितना आ रहा है? 1। तो a का मान कितना आएगा यहाँ पर? 1। और b का मान कितना आएगा? -k। क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पे x का गुणांक कितना है? -k। और c का मान कितना आएगा? 4, क्योंकि अचर पद यहाँ पे कितना है? 4। अब a, b और c का मान इस सूत्र में रख दो, b² - 4ac = 0 में। तो b का मान क्या है? -k। तो b की जगह रखना -k और उसका स्क्वायर, फिर आगे माइनस का चिन्ह, 4 की जगह 4 गुणा a का मान कितना है? 1। तो a की जगह 1 रखना है, गुणा c की जगह कितना रखना है? 4 = 0। -k का स्क्वायर क्या होगा? k² + k। -k को -k से गुणा करेंगे, क्या आएगा? प्लस का k²। तो -k का स्क्वायर k² हो गया। 4 गुणा 1 गुणा 4, इन तीनों गुणा करो तो कितना आएगा? 4 चौक 16 = 0। माइनस के 16 पक्षांतरण करेंगे तो कितना आएगा? प्लस के 16। स्क्वायर का पक्षांतरण करेंगे तो क्या आएगा? प्लस माइनस √16, और 16 का वर्गमूल कितना होता है? 4। तो k का मान क्या आएगा? +-4। तो दूसरे प्रश्न का आंसर होगा +-4। कौन से ऑप्शन में आ रहा है? द में। तो दूसरे में द आंसर सही होगा। आगे देखो तीसरा सवाल, बिंदु 3,4 की y अक्ष से दूरी होगी। तो इसका आंसर हम डायरेक्ट बता सकते हैं। अगर y अक्ष से दूरी पूछ रहा है तो x निर्देशांक उसका आंसर होगा 3।
तो तीसरे में आंसर क्या होगा 3 यानी 6। अगर x अक्ष से दूरी पूछता तो उसका आंसर होता है y अक्ष यानी 4, लेकिन यहाँ पे क्या पूछा y अक्ष से दूरी, उसका आंसर क्या होगा 3। तो तीसरे का आंसर क्या होगा 6 3। आगे देखो चौथा सवाल, 3x प्लस के 2y बराबर 11 को संतुष्ट करने वाला युग्म है। तो हमें इसको हल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये चारों जो युग्म है इसको इस समीकरण में रख के देखो, अगर दोनों पक्ष बराबर आ रहे हैं तो वही आंसर होगा इसका, वही युग्म इस प्रश्न का आंसर होगा। तो एक एक को चेक करना पड़ेगा। तो पहला ऑप्शन रख के देखते हैं इस समीकरण के अंदर। देखो समीकरण क्या है, 3x प्लस 2y बराबर 11, 3x प्लस 2y बराबर 11। इसके अंदर पहला ऑप्शन 1,4 यानी x का मान 1 और y का मान 4 है। x की जगह 1 रखना है और y की जगह 4 रखना है। तो 3x की जगह 1 रखना है प्लस 2y की जगह 4 रखना है बराबर 11। हल करो, 3 को 1 से गुणा करेंगे 3, 2 को 4 से गुणा करेंगे कितना आएगा 8, 3 प्लस 8 कितना हो जाएगा 11, और इधर 11 आ ही रहा है, दोनों पक्ष बराबर आ रहे हैं, इसका मतलब यही आंसर हो जाएगा 1,4। हमें क्या करना था कि इस युग्म को इस समीकरण में रखकर देखना था, अगर दोनों पक्ष बराबर आ रहे हैं वही आंसर होगा इस प्रश्न का। तो चौथे में आंसर क्या होगा 1,4। आगे देखो पांचवा सवाल, द्विघात समीकरण 3√3x² प्लस 10x प्लस √3 बराबर 0 का विविक्तीकर होगा। तो यहाँ पे देखो वापस द्विघात समीकरण का नाम आ रहा है। तो सबसे पहले तुम्हें पता होना चाहिए द्विघात समीकरण का मानक रूप, और वो क्या होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये द्विघात समीकरण का मानक रूप, और ये वो समीकरण है जो प्रश्न में हमें दे रखी है। 3√3x² प्लस के 10x प्लस के √3 बराबर 0। तो इस समीकरण की मानक रूप से तुलना करने पर हमें a, b और c का मान मिल जाएगा। x² का गुणांक a होता है 3√3, तो a का मान कितना आ गया 3√3। x का गुणांक b होता है, तो b की जगह यहाँ पे कितना आ रहा है 10, तो b बराबर कितना होगा 10। और अचर पद क्या होता है c, तो c का मान कितना आ रहा है √3। ठीक है, अब हमें प्रश्न में पूछा क्या था, विविक्तीकर ज्ञात करना है। तो विविक्तीकर का सूत्र क्या होता है b² माइनस 4ac, और इसको हम किससे लिखते हैं d से। तो इसके अंदर मान रख दो a, b और c का। तो देखो b का मान कितना आ रहा है 10, तो b की जगह 10 और उसका स्क्वायर, फिर आगे माइनस 4 की जगह 4 गुणा a का मान कितना आ रहा है 3√3 गुणा c का मान कितना आ रहा है √3। हल करो इसको, 10 का स्क्वायर, 10 को 10 से गुणा करेंगे कितना आएगा 100, इन तीनों गुणा करो, 4 को 3 से गुणा करेंगे 12, √3 को √3 से गुणा करेंगे कितना आएगा 3। आगे देखो 100 का 100 माइनस 12 को 3 से गुणा करेंगे 36, 100 में से 36 घटाएंगे कितना बचेगा 64। तो पांचवें में जो आंसर आएगा वो 64 आएगा, पांचवें में आंसर आएगा 64, यानी पांचवें में 10 सही होगा। आगे देखो छठा सवाल, यदि 18, a, b, -3 समांतर श्रेणी में है तो a प्लस b का मान होगा। तो इसका आसान सा जवाब होगा, देखो कैसे निकालेंगे हम। हमें a प्लस b का मान निकालना है। तो a प्लस b का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, a प्लस बी बराबर क्या होगा, जो पहला पद और तीसरा पद आ रहा है इनको जोड़ दो, वही आंसर आ जाएगा। तो पहला पद कितना आ रहा है 18, और जो चौथा पद आ रहा है वो कितना आ रहा है -3। इन दोनों को जोड़ना है हमें, -3। ब्रैकेट हटाएंगे तो क्या आएगा प्लस माइनस -3, 18 में से 3 घटाएंगे कितना आएगा 15। तो a प्लस बी का मान आएगा 15। ठीक है, तो छठे में आंसर आएगा 15, यानी छठे का सही होगा। आगे देखो सातवां सवाल, 3 sec 45 cos 45 का मान होगा।
तो इसमें हमें सारणी याद होनी चाहिए त्रिकोणमिति वाली। तो देखो इसको कैसे हल करेंगे। 3 सेक 45 cos 45, तो 3 की जगह 3 आएगा। सेक 45 का मान होता है √2/1 गुणा cos 45 का मान होता है 1/√2। तो √2 से √2 कट गया, बचा गया यहाँ पे सिर्फ 3। तो सातवें का आंसर होगा 3। सातवें में कौन सा आएगा? 3 द। तो सातवें में द सही होगा। आगे देखो 8वां सवाल। वृत्त की वह जीवा जिसकी लंबाई वृत्त की त्रिज्या से दोगुनी हो कहलाती है। त्रिज्या से दुगुनी जीवा को हम क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। तो 8वां जवाब होगा ब, व्यास। ठीक है। आगे देखो 9वां सवाल। एक वृत्त की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है तो वृत्त की परिधि होगी। तो वृत्त की परिधि निकालने के लिए सूत्र याद होना चाहिए। वृत्त की परिधि का देखो कैसे निकालेंगे। वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है? 2πr। ये सूत्र है परिधि निकालने का। तो इसमें मान रख दो, 2 की जगह 2 गुणा पाई का मान 22/7 होता है, वो रखना है। और आर का मतलब त्रिज्या, तो त्रिज्या पर्सन में हमें दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर है। तो आर की जगह 3.5 सेंटीमीटर। पॉइंट हटाएंगे तो बट्टा में कितना आएगा? 10। आगे इसको हल करो। 7 के पाड़े से ये 35 कट जाएगा 5 बार। तो देखो आगे क्या बचा। 2 की जगह 2 आ गया, 22 की जगह 22 आ गया, 5 यहाँ पर आ गया 35 कटने के बाद में, और बट्टा में क्या बचा? सिर्फ 10। बट्टा में 10। अब देखो यहाँ पर ये 10 2 के पाड़े से कट जाएगा। 2 एकम 2, 2 पंजे 10। तो क्या बचा? अब देखो आगे 22 गुणा 5, 22 गुणा 5 बट्टा में कितना है? 5। 5 से 5 कट गया, अब कितना बचा? 22। ठीक है। तो वृत्त की परिधि कितनी होगी? 22 सेंटीमीटर। कौन से ऑप्शन में आ रहा चेक कर लो। 22 सेंटीमीटर। तो 9वें का आंसर क्या होगा? ब, 22 सेंटीमीटर। आगे देखो 10वां सवाल। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 486 वर्ग सेंटीमीटर है तो घन की भुजा का माप होगा। हमें क्या दे रखा है? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है 486। तो सूत्र याद होना चाहिए। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 6 गुणा भुजा स्क्वायर। तो ये हमें ये 486 जो मान दे रखा है ये किसका है? 6 गुणा भुजा स्क्वायर का। ठीक है। देखो कैसे निकालेंगे। 6 गुणा भुजा स्क्वायर ये क्या है? घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और इसका मान हमें कितना दे रखा है? 486 सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम भुजा निकाल लेंगे। 6 गुणा भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर के साथ 6 गुणा और पक्षांतर करेंगे तो कहाँ जाएगा? बट्टा में। तो 6 चला गया बट्टा में, इधर क्या बचा? भुजा स्क्वायर। 486 में 6 का भाग देंगे कितना आएगा? 81 बार। 486 में 6 का भाग देंगे कितना आएगा? 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। भुजा स्क्वायर है, स्क्वायर का पक्षांतरण करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा? भुजा, और ये स्क्वायर उधर जा क्या बन जाएगा? अंडर रूट। और 81 का अंडर रूट कितना होता है? 9 सेंटीमीटर। स्क्वायर का अंडर रूट कितना होता है? सेंटीमीटर। तो भुजा का मान कितना आ गया? 9 सेंटीमीटर। तो इस प्रश्न का जवाब आएगा 9 सेंटीमीटर। देखो कौन से ऑप्शन में? 10वें में 9 सेंटीमीटर, द ऑप्शन होगा। 10वें का आंसर क्या होगा? द, 9 सेंटीमीटर। आगे देखो 11वां सवाल। बंटन 3, 5, 7, 4, 2, 1, 4, 3 और 4 का बहुलक है। तो बहुलक यहाँ पे सबसे आसान है निकालना। जो संख्या सबसे ज्यादा बार आ रही है वही बहुलक होगा। तो यहाँ सबसे ज्यादा बार संख्या आ रही है 4, 1, 2, 3 बार आ रही है। तो जो संख्या सबसे ज्यादा बार आ रही है वही बहुलक। तो 4 यहाँ सबसे ज्यादा बार आ रहा है तो इसका आंसर क्या होगा? 4। तो 11वें में आंसर क्या होगा? स। ठीक है। आगे देखो 12वां सवाल। एक पासे को फेंकने पर 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो प्रायिकता अगर ज्ञात करनी है तो सबसे पहले तुम्हें क्या पता होना चाहिए? प्रायिकता का सूत्र।
और वो क्या होता है, पी बराबर घटना ई के अनुकूल परिणाम बटा कुल संभव परिणाम। और हम यहाँ पे क्या फेंक रहे हैं, पासा, और पासे को फेंकने पर कुल संभव परिणाम हमेशा कितना होता है, 6, क्योंकि पासे के ऊपर 6 नंबर ही होते हैं, 1 2 3 4 5 6 तक। अब ऊपर क्या आएगा, घटना ई के अनुकूल परिणाम। तो घटना ई के अनुकूल परिणाम जिसकी प्रायिकता पूछ रहा है उसके अनुकूल परिणाम देखना हमें। तो 4 से बड़ा अंक, तो पासे पर 4 से बड़े अंक 2 ही होते हैं, एक तो 5 होता है और एक 6 होता है, टोटल कितने होते हैं, 2। तो घटना ई के अनुकूल परिणाम कितना आएगा, 2। 2/6 काटने में कितना आएगा, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 1/3। तो 12वें का आंसर क्या होगा, 1/3। देखो कौन से ऑप्शन में आ रहा है, ब। तो 12वें में आंसर क्या आएगा, ब 1/3। अब आगे देखो दूसरा सवाल, निम्नलिखित प्रश्नों में रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हुए उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो पहला सवाल देखो, 95 तथा 152 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा। तो 95 तथा 152 का महत्तम समापवर्तक निकालने के लिए देखो पहले हमें इनके गुणनखंड करने पड़ेंगे। 95 में 5 का भाग देंगे 19, 19 में 19 का भाग देंगे 1, इधर 152 में 2 का भाग देंगे 76, 76 में 2 का भाग देंगे 38, 38 में 2 का भाग देंगे 19, 19 में 19 का भाग देंगे 1। तो इनके अभाज्य गुणनखंड लिख लो एक साथ। 95 गुणनखंड क्या होंगे, 5 गुणा 19, और 152 के गुणनखंड क्या होंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 19। जो दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड आ रहा है वही क्या होगा, मैसा होगा। तो दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या आ रहा है, 19। तो 95 और 152 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा, 19 होगा। तो दूसरे के पहले में आंसर क्या आएगा, 19। आगे देखो दूसरे का दूसरा, वर्त पर स्थित एक बिंदु से एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो इस खाली स्थान में क्या आएगा, 1। और ये हमें याद रखना पड़ेगा, वर्त के ऊपर कोई बिंदु है तो उससे हम सिर्फ और सिर्फ एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, ठीक है। आगे देखो तीसरा सवाल, दूसरे का तीसरा, cos स्क्वायर 45 का मान कितना होता है। तो देखो इसको कैसे निकालेंगे हम। cos स्क्वायर 45 का मान निकालना है तो cos 45 का मान क्या होता है, पहले वो पता होना चाहिए, 1/√2। ये cos 45 का मान, फिर cos का स्क्वायर है तो इस 1/√2 का क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, √2 का स्क्वायर कितना होता है, 2। तो इसका आंसर क्या आएगा, 1/2। cos स्क्वायर 45 का मान कितना आएगा, 1/2। आगे देखो दूसरे का चौथा सवाल, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं। तो दूसरे के चौथे में खाली स्थान में क्या आएगा, स्पर्श बिंदु। वृत्त और उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को हम क्या कहेंगे, स्पर्श बिंदु कहेंगे, ठीक है। आगे देखो पांचवा सवाल, यदि 5, 7, 9, x का समांतर माध्य 9 हो तो x का मान 15 आएगा। अब कैसे आएगा देखो, इसके लिए हमें समांतर माध्य का सूत्र याद होना चाहिए। और समांतर माध्य का सूत्र क्या होता है, वही जो औसत का होता है, प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या, ठीक है। अब समांतर माध्य हमें प्रश्न में दे रखा है 9 है, समांतर माध्य कितना दे रखा है, 9। तो समांतर माध्य की जगह कितना रखो, 9। अब प्रेक्षणों का योग, 4 प्रेक्षण है, कौन कौन से, 5, 7, 9 और x, इनका योग करना है। तो 5 + 7 + 9 + x, और नीचे क्या आएगा, प्रेक्षणों की संख्या। कितने प्रेक्षण है, 1 2 3 4। तो यहाँ बट्टा में क्या आएगा, प्रेक्षणों की संख्या। हल करो आगे, बट्टा में 4 है, पक्षांतर करेंगे तो उधर जाके किससे गुणा हो जाएगा, 9 के साथ। 9 × 4, इन तीनों को जोड़ो, 9 + 7 16, 16 + 5 21 + x, ठीक है। 9 को 4 से गुणा करेंगे 36, प्लस का 21 है, पक्षांतर करने के बाद में इधर आएगा तो माइनस के 21 हो जाएंगे, इधर क्या बचेगा, सिर्फ x। 36 में से 21 घटाओ कितना बचेगा, प्लस के 15। तो x का मान कितना आएगा, 15। तो 5वें में आंसर क्या आएगा, 15, ठीक है। अब देखो आगे छठा सवाल, 2 पासों को एक साथ फेंकने पर अंकों का योग 7 आने की प्रायिकता 6/36 या फिर 1/6 होगी। अब ये कैसे आया वो देखो,
तो सबसे पहले हमें क्या याद होना चाहिए, प्रायिकता का सूत्र। देखो प्रायिकता का सूत्र क्या होता है, P बराबर घटना ई के अनुकूल परिणाम बटा कुल संभव परिणाम। अब यहाँ पे कुल संभव परिणाम कितने होंगे, वो देखो पासे को उछाल रहे हम, कितने पासे को उछाल रहे हैं, 2 पासे को एक साथ उछाल रहे हैं, तो कुल संभव परिणाम कितने होंगे, 36। कौन कौन से होंगे, ये यहाँ पे लिखे हुए हैं, कुल परिणाम कितने होंगे, 36 होंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, इसी तरीके से 12 18 24 30 और 36। तो कुल संभव परिणाम कितने होंगे, 36। तो नीचे बट्टा में कितना आएगा, 36। घटना ई के अनुकूल परिणाम कितना आएगा, तो घटना ए के अनुकूल परिणाम में पहले ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पे प्रश्न में हमें पूछ क्या रहा है, किसकी प्रायिकता पूछ रहा है। तो 2 पासों को एक साथ फेंकने पर अंकों का योग 7 आना। तो इस 36 में से ऐसे परिणाम देखने जिनका परिणाम कितना आ रहा है, 7। दोनों पासों पर अंकों का योग कितना आ रहा है, 7। जैसे यहाँ पे 1 + 1 कितना आ रहा है, 2। तो ये नहीं हो सकता। ऐसा परिणाम ढूंढना है जिनका पासों पर अंकों का योग कितना आ रहा है, 7। जैसे 6 + 1 कितना, 7, 1 ही हो गया। 2 + 5 7, 1 ही हो गया। 3 + 4 7, 4 + 3 7। तो कुल 1 2 3 4 5 6। तो 36 में से 6 परिणाम ऐसे हैं जहां पर दोनों पासों पर आई संख्याओं का योग कितना आ रहा है, 7। तो यहाँ पे अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे, 6। ठीक है, तो अनुकूल परिणाम 6, कुल संभव परिणाम 36, काटेंगे तो कितना आएगा, 1/6। तो दूसरे के छठे में आंसर क्या होगा, 1/6। ठीक है।